नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। आज हम एक खास पेशकश लेके आए हैं जिसमें हम रिजर्वेशन यानी आरक्षण पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जो है जारी किया है, जो काफ़ी साल पुराने 80 और 90 के दशक में एक रिजर्वेशन पर फिर से एक मुद्दा उठा था, जिस जो उस समय वहाँ पे हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। लेकिन इस बार अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी जो हामी भर दी है और ये कहा गया है कि स्टेट जो है, अपने अलग अलग स्टेट जो है एससी और एसटी के कोटा में सब कोटा रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसी चर्चा के विषय में हम एजुकेशनल एक्सपर्ट सुरभि जैन से आज बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का सब कोटा रिजर्वेशन को लेके, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? सुप्रीम कोर्ट की डिसीज़न का बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीज़न दिया है तो उसका वेलकम्ड है और उसको बिल्कुल सराखों पे रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्टेट वाइज, क्योंकि आप भी समझती हैं कि निजी तौर पर स्टेट के पास भी कुछ राइट्स होते हैं और फिर एक सेंट्रल तौर पर राइट्स होते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो तीनों लेवल पर ही अगर लॉ है, अगर एक ऑर्डर है तो उसको माना ही जाना चाहिए। देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि रिजर्वेशन एक ऐसा वर्ड रहा है जो शुरुआत से ही बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट गिरा रहा है। तो एससी की बात है, एसटी की बात है या ओबीसी की बात है, हमेशा ही प्रश्न में रहा है कोटा रिजर्वेशन। और चूँकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई रही हूँ तो मैंने ये बहुत देखा है, बहुत एक्सपीरियंस किया है कि चाहे बात जॉब की हो, करियर की हो या फिर सीट बुकिंग की, ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक रहा। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन अपना दिया है, कहीं राइट्स दिए हैं स्टेट को, जो कि वो एक बेनिफिशियल वे में अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा होते हुए भी बहुत राजनीतिक गलियों में घूमता हुआ टॉपिक दिखा है। तो जिस दिन इस चीज़ की समझ ऑडियंस को और नागरिकों को और फॉर श्योर सत्ता पे बैठे हुए लोगों को होगी कि इस चीज़ को कैसे एक सबके बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सके, उसी दिन इस चीज़ का कह सकते हैं सॉल्यूशन निकल आएगा। जी, तो जैसा कि राजनीतिक मोड़ हर समय रिजर्वेशन पे दे दिया जाता है, पिछले ही साल बिहार में जो नीतीश कुमार सीएम हैं, उन्होंने कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना बिहार में कराई थी। और उसके बाद ये उस समय से अभी तक ये पूरा देश में चर्चा का विषय रहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। राइट। तो आपको क्या लगता है, होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, एक राजनीतिक तौर पर, राज्य के तौर पर उन्होंने गणना कराई। अगर उसका मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा था, यही रीज़न है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। बट अगर एक निष्पक्ष तौर पर एक जैसे जनगणना होती है उसी में ही अगर आपको यहीं पर भी जनगणना करते वक्त एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक निष्पक्ष बॉडी जिसका कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अगर वो उस चीज़ को कैलकुलेट करता है और स्टैटिस्टिकली कोई भी चीज़ें पॉलिसी के लिए बन रही हैं, एक डिसीजन मेकिंग के लिए बन रही है या फिर ये समझने के लिए बन रही है कि आज से पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार राजनीतिक शब्द यूज़ किया था रिजर्वेशन, तो वहाँ पर कारण क्या था इस वर्ड को लाने का कि एक पर्टिकुलर वर्ग था जो पिछड़ा हुआ था, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी और एक कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की वजह से उनको एक सपोर्ट मिलता जिसके चलते वो अपनी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पाते। और बहुत सही डिसीज़न था और यही रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह मिली। बट धीरे धीरे हुआ क्या कि राजनीतिक मुद्दा बनता गया और सामाजिक सद्भावना का जो मुद्दा था वो हटता गया, तो इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट में गिरा दिखाई देता है। बट अगर आज इंडिपेंडेंट बॉडी इस चीज़ को कैलकुलेट करती है और कोई भी पॉलिसी बनाती है और या फिर यही देखने की कोशिश करती है कि आज से 50 साल पहले एक पर्टिकुलर वर्ग था जो कि बहुत पिछड़ा हुआ था और आज वो शायद पिछड़ा हुआ है नहीं, तो वो जानने के लिए अगर कैलकुलेशन हो रही है तो मोस्ट वेलकम। तो मेरा यही सोच है कि मुद्दा, पर्पस, ये जानना बहुत क्लैरिटी से ज़रूरी है कि हम क्यों इस कैलकुलेशन को अंजाम दे रहे हैं। जी, तो आपका मानना है कि एक इंडिपेंडेंट इसमें बॉडी बनानी चाहिए कि वो पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि पॉलिटिकल जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो बिल्कुल जो मुझे लोग बिल्कुल हैं, ऐसा लगता है कि अगर इंडिपेंडेंट बॉडी आगे आती है और एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को गणना की जाती है और पॉलिसी मेकिंग के पर्पज़ से की जाती है तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। चूँकि अभी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी आता है कि स्टेट वाइज पॉलिसी बनेगी, तो हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश करेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उस तरीके की गणना करे कि हमारा वोट बैंक बचा रहे। तो वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता हुआ दिखता है ना दिव्यांशी। तो इसीलिए अगर हो रहा है ऐसा, कोई भी गणना हो रही है या ऐसी कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखा जाए कि पर्पस क्या है। वो फ़ायदा करेगा जो Yes. ट्रांसपेरेंसी से बेनिफिट कैलकुलेशन रहेगा। की जाए। तो जैसा कि आपने बोला, इसमें आगे अगर देखें रिजर्वेशन में, तो
ट्रांसपेरेंसी जब ये कैलकुलेशंस होंगे उसके बाद आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए या थोड़ा सा अब कम मिलना चाहिए? देखिए, आज भी अगर मैं आपसे आज के टाइम पे बात कर रही हूँ, इसी मोमेंट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे वर्ग रहे हैं जिनको इसका बेनिफिट आज तक मिला ही नहीं है, या उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं जिनसे उनका कुछ भला हो सकता है। तो शायद जो रियल पिछड़ा वर्ग है, जो कि आज भी इन पॉलिसीज़, इन रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स हैं उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उनको इसकी रियल ज़रूरत है। और उन तक पहुँचना, अगर इस पर फोकस किया जाए, तो रिजर्वेशन विल हेल्प टू इवॉल्व द सोसाइटी। और कहीं ना कहीं एक एजुकेशन पर्पज़ से, एक संस्थात्मक तौर पर यही पर्पज़ भी था। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि रिजर्वेशन जब कैलकुलेशन हो रही है तो उन ट्राइबल कम्युनिटी तक ज़रूर पहुँचा जाए जो आज भी उसी पिछड़े हाल में जी रही हैं। उनके पास बेसिक सुविधाओं का भी आधार नहीं है, तो उनके लिए इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच एक असम के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो असम में ही बॉर्न हुआ है उसी को नौकरी दी जाएगी असम में ही। तो ये कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया नहीं है कि बाकी स्टेट भी डिमांड करेंगे कि जो यहाँ पे बॉर्न हुआ है हम उसी को नौकरी देंगे, बाहर वाले को नहीं देंगे? हाँ, मैं देखो ये चीज़ से कहीं ना कहीं असहमत तो हूँ निजी तौर पर, कि अगर ये एक राय बनता हुआ दिखे तो जो हाईली कम्यूटिंग स्टेट्स हैं, जहाँ से हर साल बच्चे पढ़ाई के लिए, करियर के लिए और लोग बाहर निकलते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनका मेन एम होता है कि हम बाहर जाकर बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं, सोच अगर ये बन रही है कि हाँ मैं अपने स्टेट में बेहतर अवसर लाऊं, रोज़गार के भी अवसर लाऊं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दूँ जो यहाँ पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ खोलें, ऐसे काम उद्योग खोलें कि लोगों को जाना ना पड़े, ये बहुत अच्छी सोच है। बट अगर आप रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट से उस पॉलिसी को ला रहे हैं और रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को ही काम देंगे, तो वहाँ पर फिर क्या आप ये रूल भी लाने वाले हैं कि यहाँ के लोग बाहर जाकर काम नहीं करेंगे? तो उस पर सोचना चाहिए। और लास्ट सवाल ये रहेगा कि एजुकेशनल, जैसे आप एजुकेशनल फील्ड से हैं, तो उसमें रिजर्वेशन थोड़ा सा नहीं लगता आपको थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, बाकी जनरलाइज ना करके उसको? टू बी ऑनेस्ट, ये टॉपिक हमेशा उठता है और हमेशा इस चीज़ पर चर्चा होती भी है, देश में भी होती है, संसद में भी होती है और नागरिकों के बीच में भी होती है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी होती हुई दिखाई देती है कि जो बेस ऑफ रिजर्वेशन है वो चेंज होना चाहिए। कास्ट बेस्ड सिस्टम के अलावा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब भी देखते हैं इस चीज़ को कि कास्ट बेस्ड सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग में तो हैं, बट वो आज फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं और उनको उस रिजर्वेशन की शायद ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे में ऐसे लोग जिनको रियल में उस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि ना तो उन लोगों के पास सोच है, ना जानकारी है। तो वो लोग पिछड़े हुए थे, पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए रहेंगे। और कुछ लोग जो बेनिफिट ले चुके हैं और वो आज बहुत बेहतर स्थिति में, उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो भी इस लिहाज से उस बेनिफिट को लेते ही रहते हैं क्योंकि ये हमको और बेहतर चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इनइक्वालिटी तो आ रहा है। तो अगर आप मुझसे मेरी निजी राय पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हमेशा वेलकम सोच थी मेरी भी एज एन एजुकेशनिस्ट। मैंने देखा कि अगर लोगों में फाइनेंशियल बेस को आधार बनाया जाता और उस पर रिजर्वेशन होता तो एक बहुत अलग सिचुएशन हो सकती थी। बट कॉन्ट्रेरी, मैं आपको एक और फैक्ट शेयर करना चाहूँगी दिव्यांशी, कि आज भी अगर हमें फाइनेंशियल बेस पर रिजर्वेशन लाना है तो उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मिसिंग है। डोंट यू थिंक कि आज भी हमारे यहाँ पर कितने ऐसे नागरिक हैं जो ITR नहीं भरते हैं, जो क्या फंड्स आते हैं, कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, उस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ऐसा सिस्टम लाना भी चाहें तो वो बहुत कंक्रीट नहीं होगा। तो अगर उसको इफेक्टिव बनाना है तो पहले ऐसे स्ट्रक्चर हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने पड़ेंगे, जैसे डिजिटल इंडिया की बात है, बैंकिंग सिस्टम की बात है, या लोगों को ये जागरूक बनाना कि उनको ITR और बेसिक चीज़ें बनानी ही होंगी। आज की डेट पे KYC को लेकर कितना अभियान चला हुआ है, आप खुद भी देखती होंगी, फिर भी लोग जागरूक नहीं हैं। तो जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, उस पर बात तो हो सकती है बट इस पर एक्शन नहीं, सोल्यूशन नहीं। तो शुक्रिया आपका। तो ये थी सुरभि जैन, जिनसे हम रिजर्वेशन पे आज काफ़ी चर्चा किए हैं। अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो रिजर्वेशन है हमेशा से मुद्दा बना आया है। अंबेडकर जी ने सबसे ज़्यादा इस पे बातें की हैं। 70 साल हो गए हैं। ज़रूरत इस समय यही है, द नीड ऑफ द आवर, कि इसमें काम किया जाए। फिर से एक जो एनालिसिस इसमें होने की ज़रूरत है, जो जैसा मैम ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर इसका, जब तक फाउंडेशन इसकी नहीं बनेगी आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ सकती और जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरी हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।